चलो जी स्टार्ट करते हैं। वज्र गुणन विधि, इस विधि में कैसे करते हैं इसके बारे में बताता हूँ मैं। चलिए दो इक्वेशन लेते हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है हमारे पास, ठीक है जी। अब इन समीकरणों से हम किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिखो x, ठीक, इसके नीचे खींच लो लाइन, यहाँ इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ लगाओ y, ठीक, और इसमें y में हम माइनस लिख देते हैं। इसका मैं बताऊँगा क्यों करते हैं ऐसा। यहाँ लिखो 1, ठीक है जी। अब जब x का मान देखना है तो इसको छुपा लो। क्या बचा? b1 b2 और c1 c2 बचे। ये कोफिशिएंट जो दे रखे हैं इनको लिख लो आप। ये लिख लिया मैंने, b1 b2 c1 c2 लिख लिया। तो अब मुझे y का मान देखना है तो y को छुपा लो। क्या बचा? a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2, ठीक है जी। अब इसके बाद जब कांस्टेंट का देखना है तो उसको छुपा लो और यहाँ लिख लो a1 a2 b1 b2, ये हमने लिख दिया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये गुणा ये बीच में माइनस ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, b1 c2 बीच में माइनस आएगा। अब b2 c1, यहाँ लिखा मैंने माइनस y, और यहाँ क्या आया, a1 c2 माइनस a2 c1, a2 c1, ठीक है। और अब यहाँ पर a1 b2 और a2 b1 माइनस a2 b1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारा जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी हो, अगर सपोज हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको एक बराबर रख लेंगे। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अगर इसको इसको बराबर रखें तो ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो जब x का मान निकाला तो इसको इसको बराबर रखा तो ये उधर चला गया। ऐसे ही जब y का मान निकालेंगे, ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा a1 c2 माइनस a2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1। ये माइनस यहाँ लगा दो तो यूँ करके x और y की वैल्यू ये आ जाएगी। उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सीधा प्रश्न करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। कई मेथड है लोगों के करने के, पर इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं इसको हम सीधा क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है 3.5 का। क्या कहता है 3.5 के पहले क्वेश्चन में? मैं आपको एक पढ़ा देता हूँ। रैखिक समीकरणों के युग्म से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर जो आपका अद्वितीय हल आए तभी आपको ये अप्लाई करना है।
और अद्वितीय हल के लिए आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं आपको तीनों कंडीशन बता चुका हूँ। ठीक है, चलो जी करते हैं इसको। अब पहला क्वेश्चन उतारते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा उतार लिया 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है जी। अब पहले तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये कौन सी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। एक जरा होल्ड करना। ठीक है, तो ये दो समीकरण आपके पास आ गई है। अब यहाँ पर हम पहले इनकी तुलना कर लेंगे। A1/A2 निकाल लो तो ये क्या आ गया 1/3 आ गया, और B1/B2 निकाला तो ये आ गया -3/-9, तो ये आ गया 1/3। C1/C2 निकाला तो ये देखा हमने क्या आ गया -3/-2 यानी कि 3/2। तो यहाँ पर हम ये क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये देख रहे हैं 1/3 1/3, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में उसने ये कहा था कि अद्वितीय हल हो, तो आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन सी तीन कंडीशन हैं। ठीक है, इस स्थिति में हमारा क्या होता है, कोई हल नहीं होता। अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको तीन कंडीशन पहले बताई थी, आपको तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि अगर जो आपका अद्वितीय हल आए उसी स्थिति में वज्र गुणन जो है विधि अप्लाई करनी है, अदरवाइज नहीं। तो ये तो हमारा अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल हमारा तब होता है जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तब हमारा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यूँ करके ये हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा ये है 2x प्लस 5 नहीं y 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा y है। ठीक है, और अब हम इसको करते हैं। हम ये देखते हैं कि A1/A2 क्या है 2/3 है, और B1/B2 1/2 है। अगर ये दोनों ही इक्वल ना हो, ठीक है, अगर दोनों इक्वल ना है तो यहीं रुक जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या बोलते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का योग अद्वितीय हल है। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है, तो जब अद्वितीय हल आएगा तभी हमें व्रज गुणन विधि लगानी है,
अन्यथा नहीं। चलिए जी, अब लगाते हैं। हमारे पास समीकरण क्या दे रखे हैं, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। चाहे तो इसे इधर भी ला सकते हैं हम माइनस में, ठीक है। चलो मैं माइनस में ही ले आता हूँ, तो ये 0 हो गया, ये माइनस में आके 0 हो गया, ठीक है। अब मैंने जैसा कि बताया था कि आपको यहाँ पर x लिखना है, यहाँ लिखना है y, और वो भी माइनस का, यहाँ इक्वल का साइन, और यहाँ रखो 1, ठीक है जी। अब जब x का मान देखना है तो x को छुपा लो, ये कोफिशिएंट लिख लो 1 2 1 2 और -5 -8। जब y को निकालना तो y को छुपा लो, और यहाँ लिख लो 2 3 और -5 -8। जब कांस्टेंट को छुपाना तो लिखना है तो इसको लिखा छुपा लो, यहाँ लिखो 2 3। बहुत आसान विधि है ये, ठीक है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के बीच जो होता है वो माइनस होता है। जैसे मैंने ये करा तो माइनस का 8 आ गया, बीच में माइनस ही आएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10 माइनस y 2 8 16, माइनस का 16, बीच में माइनस ही आएगा, 3 पंजे 15 -15, यह आ गया 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो यह आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और -y अपॉन 16 प्लस हो जाएगा ये भी, और ये आ गया 1/1। तो यहाँ क्या देखते हैं हम, x/2 बचा, ये -y अपॉन -1 बचा, और ये आ गया 1/1। स्टूडेंट अगर ऊपर नीचे माइनस हो तो ये यहीं से ख़त्म कर दो। अब मुझे x का मान निकालना, तो इसको बराबर रखूँगा, x/2 = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई होके x का मान आ गया हमारा 2, और जब y का निकालना हो तो इसको बराबर रखो, तो y/1 बराबर 1/1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास y का मान आ गया कितना, 1। तो x और y के मान हमें प्राप्त हो गए। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। तो यूँ करके हमारा दूसरा भी ख़त्म हो गया। अब तीसरा करते हैं। तीसरा दिया है 3x - 5y = 20, 6x और -10y = 40, ठीक है। पहले हम a1/a2 निकालें, तो 3/6 यानी कि 1/2। b1/b2 निकालें तो हमारे पास आते हैं -5 और -10 यानी कि 1/2। अब c1/c2 निकालें, 20/40 यानी कि 1/2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता है। अतः ये हमारी आई है कंडीशन नंबर 2, और कंडीशन नंबर 2, इस कंडीशन में आने पर हम क्या लिखते थे, अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनंत हल हैं। अपरिमित रूप से अनंत हल है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा, मैंने आपको बताया था कि व्रज गुणन विधि जो लगानी है तभी लगानी है जब अद्वितीय हल आए, अदरवाइज नहीं लगानी। तो चौथा क्वेश्चन अब कर रहे हैं, और चौथा क्वेश्चन क्या है,
देखते हैं, ये है x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ चौथे क्वेश्चन में अगर हम चेक करें कि भाई a1/a2 क्या आता है, तो 1/3 आता है, और b1/b2 क्या आता है, तो -3/-3 यानी कि 1/1। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे तो हम आगे सॉल्व भी नहीं करते और लिख देते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अतः अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल है तभी हम इसमें वज्र गुणन विधि अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या करूं मैं, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर x, यहाँ लिखूंगा -y और यहाँ लिखूंगा 1। ठीक है जी। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब x है, x का मान देखना है तो मैं x को छुपा लूँगा। क्या लिखूँगा, -3 और -3, -7 -15। y को देखना है तो y को छुपा लो, तो 1 3 और ये आ गया -7 -15। अब इसको छुपा लो तो ये आ गया 1 3 और -3 -3। ठीक है जी, हमारा ये आ गया। चलो अब आगे करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। देखो 3 पंजे 15 × 45, पहले तो माइनस माइनस गुणा हुई प्लस हो गया, 15 × 45 ये मैंने लिख लिया है। बीच में माइनस ही आना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 × 21 सिंपल 21 आ गया, -y ये 15 आ गया, इसकी इसमें गुणा हुई तो -15, बीच में माइनस ही आएगा, बीच में माइनस आएगा तो 7 × 21 ये माइनस का आएगा, तो यहाँ लिख लिया मैंने 21। अब -3 और बीच में माइनस ही आएगा, 3 × 9। इसको मैं करूँ तो 5 में से 1 गया, 4 24 -y -15 + 21 1/-3 + 9, तो x/24 बराबर -y/, यहाँ बचेगा कितना 6 और यहाँ बचेगा 1/6। अब जब x का मान निकालना तो इसको इसके बराबर रखेंगे, यानी कि x/24 बराबर 1/6। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x = 24/6, यानी कि 6 चौक 24। x का मान तो 4 आ गया। एक बार इसको इसके बराबर इक्वल रख लो, -y/6 बराबर 1/6। तो 6 से 6 कट गया, तो -y = 1, यानी कि y = -1। तो ये हमारे इसके मान आ गए। ठीक है जी। और यूँ करके हमारा पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट ख़त्म हो गए। ठीक है। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समीकरण आपको दे रखी है। चलो जी, इसको भी करते हैं। ये हमारे पास प्रश्न नंबर है 2। क्या क्या समीकरण दे रखी है एक बार देख लेते हैं। समीकरण दे रखी है इन्होंने 2x + 3y = 7, और एक है
ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये दोनों समीकरण आपको दे दी गई हैं और ये कहता है कि इन यहाँ पर कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अपरिमित रूप से दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? ये होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई A1 क्या है, A1 तो 2 है और A2 क्या है, ये है A माइनस बी इज इक्वल टू B1 क्या है, ये 3 है और B2 क्या है, A प्लस बी है और C1 क्या है, ये 7 है। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको इधर लाते हैं, इन दोनों को इधर लाते हैं तो माइनस का फ़र्क आ जाता है। अब क्योंकि दोनों को इधर लाएंगे, बात एक ही है, माइनस माइनस प्लस कट के फिर वो प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है जी, अब हम क्या काम करेंगे कि इनमें से किसी को भी आपस में इक्वल रख के इक्वेशन बनाएंगे। जैसे मैंने पहले दो को पहले दूसरे से, पहले और दूसरे संबंध से इसको अगर मैं इक्वल रख दूँ तो क्या आएगा, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 2a प्लस बी और 3a माइनस बी, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब क्या करें, ये आ जाएगा यहाँ पर 2b प्लस 3b, ये तो इधर आ जाएगा और इसको इधर ले आएँ तो 3a माइनस 2a। ठीक है जी, ये आने पर मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ तो आ गया a इज इक्वल टू 5b, ये आ गई एक तो कंडीशन। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू 5b आ गया। और अब हम क्या काम करें, दूसरे और तीसरे को रख लो। पहले इसको रखा इन दोनों के इक्वल, अब इन दोनों को रख लो। दूसरे व तीसरे से क्या होगा, 3/a प्लस बी और बराबर 7 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, तो आ गया 3a प्लस बी माइनस 2 7a प्लस बी, तो हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। तो इनको उधर ले आएंगे, 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मेरे पास आता है 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। पूरी लाइन को 2 से भाग कर दो तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको कह दो समीकरण 1। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, यहाँ रख दिया मैंने 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3, तो 3b इज इक्वल टू आ गया 3। तो स्टूडेंट b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। तो b का मान तो हमारे पास क्या हो गया। अब हमें निकालना है a का मान और निकालना है। अब a का मान कैसे निकालते हैं आपको पता ही है कि अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a बराबर 5b है
तो ये हो गया 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि ए का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मान आ गए, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यूँ करके हमारा दूसरा प्रश्न भी ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसमें कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? चलो जी, जल्दी जल्दी इसको भी करते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 3। तो ये आ गया 8x प्लस 5y बराबर 9। दूसरा दे दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता ही है कि हम इसको इधर ला के लिख लेते हैं। तो 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। ये आ गई समीकरण 1, या 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो दोनों विधि इसमें अप्लाई करनी है। प्रतिस्थापन विधि भी से भी करना है और वज्र गुणन विधि से भी करना है। तो मेरे ख्याल से पहले हम प्रतिस्थापन विधि से करें। प्रतिस्थापन विधि आपको पता ही है कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले कर लेते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, पहले करते हैं वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से हम क्या काम करें, हम पहले यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे माइनस y, यहाँ लिखेंगे 1। x के लिए x को छुपा लो, तो 5, 2, माइनस 9, माइनस 4। y के लिए y को छुपा लो, 8, 3, माइनस 9 और इनको लिख लो माइनस 4। और कांस्टेंट के लिए इसको छुपा लो, 8, 3 और 5, 2। तो बहुत ही आसान विधि है ये। तो हम देखते हैं x इक्वल टू 4 पंजे 20, माइनस के 20, बीच में माइनस आता है, 2 में 18, 18 माइनस का होगा, माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। तो माइनस y, 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस 3 निम 27, 1/8 दूनी 16, माइनस 3 पंजे 15। चलो, यहाँ बचा मेरे पास माइनस के 2 और यहाँ बचा 3 और 2 5, माइनस के 5 और ये बचा 1। ठीक है जी, और इसको बराबर रखें हम। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आता है माइनस का 2, और जब इसको बराबर रखेंगे, यहाँ से पहले ही काट लो चाहे इसको, y/5 बराबर 1/1, यानी कि y इक्वल टू 5। तो ये दोनों मान हमारे पास आ गए। ये हमने करा वज्र गुणन विधि से। अब हम प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या काम करते थे, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखते थे। तो समीकरण 1 से क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9। ठीक है, ये ले लो, या समीकरण 2 भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं समीकरण 2 से लिख करके दिखाता हूँ, बार बार कहोगे कि आप 1 से कर रहे हैं। तो 3x प्लस 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4 माइनस 3x। तो y का मान आ गया 4 माइनस 3x/2। ये मान उठाकर ये हमने समीकरण 2 से लिया है, तो समीकरण 1 में रखना है। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? 8x + 5y बराबर 9। ठीक है, अब मैं यहाँ रखूँगा 8x + 5, इसकी जगह रखूँगा 4 - 3x/2 बराबर 9। तो अब अगर एलसीएम ले लिया जाए 2, तो 1 दूनी 2, 2 अट्ठे 16x + 5 चौक 20 - 5 तिया 15, 2 से 2 2 कटी जाएगा, 15x बराबर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 18 आ जाएगा। 16 में से 15 गए, कितने बचे? x + 20 और 9 दूनी 18, तो x बराबर हो गया 18 - 20, x का मान -2। तो हमने देखा कि उस विधि से भी -2 आया और इस विधि से भी -2 ही आया। ठीक है, अब ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा आसान लगी। अभी हम इसमें x का मान निकाला, y का मान भी निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं इसका भी, 1 मिनट। अब ये क्या काम करें हम अब x का मान किस में रखें? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या थी? 3x + 2y = 4, 3 - 2 + 2y = 4, -6 + 2y 4, 4 + 6, तो ये आ गया 10, तो y = 10/2, तो y का मान आ गया हमारे पास 5। तो सही 5 आया था, सही 5 आया था। तो हमने दोनों विधियों से इस प्रश्न को हल कर लिया है। चलिए जी, थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन।